हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें हमने जो पहले लेक्चर में आप सबको पढ़ाया था वो चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। चुंबकों की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको ऑब्जर्व किया था। देखिए 1820 से पहले तक ये माना जाता था कि जो विद्युत वाला डिपार्टमेंट है, जो कि हमने पहले यूनिट में पढ़ा है, और जो ये चुंबक वाला डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में अलग होते हैं। यानी कि विद्युत का जो ऑब्जर्व होता है वो अलग होता है, चुंबक का ऑब्जर्व अलग होता है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन 1820 में 1820 में एक साइंटिस्ट हुए हैं ओस्टर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये मान लीजिए क्रांति नहीं पैदा होगी थी। यानी कि इन दोनों में जब तक इन्हें अलग माना जाता था, लेकिन इन दोनों में एक आपस में रिलेशन आ गया था। विद्युत से चुंबक और चुंबक से विद्युत वो बाद की बात है, विद्युत से चुंबक भी आ सकता है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, हेडिंग हमारा आज का टॉपिक यही है पहला कि ओस्टर्ड का प्रयोग पढ़ना है हमें। और ओस्टर्ड के प्रयोग में ओस्टर्ड ने क्या प्रयोग किया था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इन्होंने प्रयोग ये किया था कि एक चालक तार था इनके पास में, उस चालक तार के साथ में एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक कुंजी जुड़ी हुई है, और इस तरह से उस चालक तार के पास में टेबल पर रखा हुआ है। इस तरह से इस चालक तार के पास में एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी। ये एक्सपेरिमेंट वैसे बाई चांस ही हुआ था उस टाइम पर। एक्सपेरिमेंट तो वे कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन ये प्रूफ हो गया था कि तार के पास में एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी। अब चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जैसे ही चालक तार में उन्होंने धारा प्रवाहित कराई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, यानी कि उसमें हलचल पैदा होगी। और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपसे बताया था कि चुंबकीय सुई केवल तभी मुड़ती है जब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसके कारण से वो प्रभावित होगी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जब चुंबकीय सुई को हम किसी चालक के पास रख करके चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जाता है, अर्थात वो मुड़ जाती है। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप जब आया है तो यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र वैसे तो चुंबक से उत्पन्न होता ही है, यहाँ पर कोई चुंबक नहीं थी। तो क्लियरली उन्होंने ये डिसाइड किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनके बिहेव पर यह बता गया कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इस सुई का विक्षेप आता है। पॉइंट क्लियर है। इस तरह से ओस्टर्ड का जो प्रयोग हुआ उससे ये क्लियर हो जाता है कि चालक में जो धारा होती है, धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया बिना चुंबक के। आजकल जितने डिजिटल सर्किट होते हैं हमारे टेलीविजन वगैरह, पहले जो पुराने टाइम में होते थे तुमने देखो बहुत बड़ी मैग्नेट लगी हुई आती थी, चुंबक लगी हुई आती थी। अब वो चीज़ लगी हुई नहीं आती है। उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पर सर्किट इस तरह का बना रहते हैं परिनालिका के द्वारा कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर किया जाता है, उसमें चुंबक की आवश्यकता नहीं होती है। साथ साथ में एक दो पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो इन्होंने यहाँ पर देखे थे। पहली तो बात यह है कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित कराते हैं वैसे ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, अर्थात धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम धारा को बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म होता है, अर्थात जब तक धारा होती है तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, वरना धारा खत्म तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर हम धारा की दिशा बदल दें, पहले धारा इधर को बह रही थी, अब बैटरी के टर्मिनल बदल दीजिए। जब हम बैटरी के टर्मिनलों को बदल देंगे तो धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि धारा के बदलने से जब आई की दिशा चेंज होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाती है। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा बल रेखाओं का उपयोग करते हैं, उनकी दिशा ज्ञात करेगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का ये होगा कि चुंबकीय धारावाही जो चालक होते हैं, यानी कि जिनके कारण हम धारा प्रवाहित कराते हैं, धारावाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं कि हमने किसी चालक में धारा प्रवाहित करा दी तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करता हूँ पहले मैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, पहले इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हथेली का नियम होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है भाई, हथेली का नियम नंबर एक, नियम नंबर एक होता है आपका। देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया था, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या नियम दिया हथेली का। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी दायां हाथ ले लें और उसकी हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो हो वो इस फैली हुई उंगलियों के लंबवत हो। अंगूठा धारा की दिशा में अगर हो जाए, मान लीजिए किसी चालक में धारा ऊपर की ओर बह रही है और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है वो बिंदु इधर राइट साइड में है, तो उंगलियों को उस बिंदु की ओर रख दो, तो जो भी हथेली के लंबवत धक्के की दिशा होगी, देखिए हथेली से जो हमें धक्का लगाना होगा, किसी को धकेलना होगा, तो हम इस तरह से धकेलेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब मान लीजिए धारा की दिशा बदल जाती है, धारा नीचे की ओर बह रही है, तो आप अंगूठा नीचे की ओर कर लीजिए, उंगली मान लो बिंदु उसी तरफ है, तो अब हथेली में धकेलने की दिशा अंदर की ओर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा लेंगे, या तो इस तल के लंबवत अंदर की ओर या इस तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये आपका होता है। एक और नियम होता है, वो होता है मैक्सवेल का पैंच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल ने अपना पैंच का नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर हम पैंच कसने वाला होता है उसे अपने दाएं हाथ में ले लें और जो पैंच की नोक होती है उसे धारा की दिशा में कर दें, तो जो उंगलियों के मुड़ने की दिशा होती है या अंगूठे के जो घूमने की दिशा होती है, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, इस तरह से ये दो नियम होते हैं जिनसे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमने ये तो पता लगा लिया, ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये तो पता लग गया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कितना होता है इस बात को वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने बताया था 1823 में। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम। अब बायो सेवर्ट नियम कह ले धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बातें की है कि धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियरली समझेंगे। अच्छा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने क्या काम किया, अलग अलग चालक लिए बहुत सारे, और उनमें अलग अलग टाइप की धारा प्रवाहित कराई, किसी में कम धारा ज्यादा धारा, और फिर उनके कारण जो चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन है वो देखा, और अपने एक्सपेरिमेंट के भी ऊपर दो वैज्ञानिक है अलग अलग, बायो और सेवर्ट। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर यह बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है। एक धारावाही चालक ले लिया, किसी भी आकार का हो, क्योंकि जो बायोसेवर्ट ने नियम ज्ञात किया था वो अल्प अवयव के लिए ज्ञात किया था। अल्प का मतलब थोड़ा सा, अवयव का मतलब होता है हिस्सा, थोड़े से हिस्से के लिए चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने ज्ञात किया था। क्या, मान लीजिए धारावाही चालक है, सपोज दैट इसमें आई धारा बह रही है भाई, इस चालक का अल्प अवयव ले लिया हमने, थोड़ा सा अवयव, थोड़ा सा चूंकि है हिस्सा तो इसलिए मैंने इसे नाम दिया डीएल। ठीक, इस अवयव से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है योरा, अवयव से स्मॉल आर दूरी पर यो बिंदु है पी मान लीजिए बिंदु को। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शावेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाएंगे। सपोज दैट धारा की दिशा है योरी और जो ये दूरी है आर, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे समझेंगे आप। धारा की दिशा में और दूरी के बीच का जो कोण है, अगर धारा नीचे को बहती ना तो धारा की दिशा तो ये होती और दूरी होती, तो तब कोण ये वाला लेता। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके थोड़े से अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहली तो बात क्या होती है
कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका वो धारा के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा जितनी ज्यादा आप धारा प्रवाहित कराओगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका वो अवयव की लंबाई के समानुपाती होता है। अवयव जो आपका है डीएल, जितना बड़ा अवयव होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात इन्होंने जो बताई थी वो ये बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपके धारा की दिशा और अवयव की बिंदु से दूरी होती है उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या, ज्या से मतलब होता है साइन, बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होता है। चौथी बात इन्होंने जो बताई वो आपको ये बताई थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका वो अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इन चारों तथ्यों को मिला दीजिए भाई। चारों तथ्यों को मिलाने पर जब हम बेटा इन चारों तथ्यों को मिला देंगे तो ये वैल्यू आएगी बी समानुपाती, जो चीज ऊपर है उसे ऊपर लीजिए, जो नीचे है उसे नीचे लीजिए, साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम तो नियतांक लेते हैं और यहाँ पर जो नियतांक लेंगे वो लेंगे म्यू जीरो बटे में 4 पाई, बाकी फॉर्मूला बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम होता है। यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि जो म्यू जीरो, देखिए इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं म्यू, साथ में जीरो लग रहा है इसलिए बोलेंगे म्यू जीरो। म्यू जीरो बटे 4 पाई जो है इसका जो वैल्यू होता है वो आज के बाद बिल्कुल याद रखना है आपको 10 की घात माइनस के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और जो ये म्यू जीरो होता है इस म्यू जीरो को हम विशेष नाम होता है, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और जो हमारा ये म्यू जीरो है म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान 10 की घात माइनस के साथ होगा, आज के बाद याद रखेगा आप हमेशा। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।